नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदन आप सभी का एग्ज़ाम विहार यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आज हम लोग पिछले दिनों के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। छोटा सा वीडियो होता है और आपका ये डेली करंट अफेयर्स का सीरीज है। इसमें हम लोग स्पेशली बिहार के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उनको भी देखते हैं। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आधारित प्रश्न होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट सहित 59 चीनी ऐप्स पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही के दिनों में भारत सरकार के द्वारा ये जो चाइनीज़ ऐप है इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये किस एक्ट के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका आईटी एक्ट 2000 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है और आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 69 है उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि ये जो 59 ऐप हैं या फिर अन्य कोई भी ऐप पे भारत सरकार प्रतिबंध लगा सकता है तो वह इसी एक्ट के माध्यम से लगा सकता है। और यहाँ पे दूसरी बात है कि यह जो प्रतिबंध है यह किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है? तो जो आईटी मंत्रालय है उसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। और जो हमारे आईटी मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर है वे हैं रविशंकर प्रसाद। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 69 है इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69 है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि देश के संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर खतरा होने की संभावना पे अगर सरकार चाहे तो किसी भी डेटा या फिर ऐप्स या फिर कंप्यूटर संसाधनों को ब्लॉक कर सकती है। तो दोस्तों ये आपका सेक्शन 69 है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हाल के परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो आईटी मिनिस्ट्री है या फिर भारत सरकार ने ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये सेक्शन 69 क्या है और यह किस एक्ट के अंतर्गत आता है इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल बनाने का टेंडर रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों ये गंगा नदी पर जो वर्तमान में जो गांधी सेतु पुल है इसी के पैरेलल में एक और पुल का निर्माण किया जाना था जिसका टेंडर भी हो चुका था, लेकिन अभी हाल के समय में बिहार सरकार ने इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि जो यह टेंडर है या इसका जो टेंडर है वह किसी चाइनीज़ कंपनी को दिया गया था। तो चाइनीज़ कंपनी को टेंडर देने के कारण बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है कि हम चाइनीज़ कंपनियों को ये टेंडर नहीं देंगे, तो इसलिए इसको रद्द किया गया है। दोस्तों अभी आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में संघर्ष जारी है गलवान घाटी में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर, और यह स्थिति अब यहाँ पे व्यापार यानी कि ट्रेड वार के रूप में बदलती दिखाई दे रही है। इसी के दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने चाइनीज़ ऐप्स को प्रतिबंध भी किया है और उसी की दिशा में बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। चूँकि यह जो गंगा नदी पे जो पुल बनने वाला था इसका टेंडर किसी चाइनीज़ कंपनी को ही दिया गया था और इसलिए बिहार सरकार ने यह निर्णय किया है कि हम चाइनीज़ कंपनी को यह टेंडर नहीं देंगे, तो इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे गंगा नदी पे जो हमारा वर्तमान में गांधी सेतु पुल है उसके ठीक पैरेलल में एक पुल बनाने का टेंडर हुआ था, लेकिन इस टेंडर को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से कोई भी व्यक्ति भारत का उस राज्य का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसके पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद और 35A के हटने के बाद ये अब अधिकार बन गया है कि आप किसी भी राज्य के निवासी हैं तो आप जम्मू कश्मीर में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार धारा 370 के हटने के बाद से पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। दोस्तों वे व्यक्ति हैं नवीन कुमार, जो कि एक आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं और ये बिहार के ही रहने वाले हैं, यानी कि ये बिहारी हैं। यानी कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं ये बिहार के रहने वाले हैं नवीन कुमार, और ये जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा भी दे रहे थे और इन्हीं को भारत सरकार ने इनको अस्थायी प्रमाण
निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। तो इस प्रकार से बिहार के परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे कौन से बिहार के व्यक्ति हैं या IAS अधिकारी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो वे हैं आपके नवीन कुमार। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहार के ही 3 युवकों ने मिलकर यूसी ब्राउज़र की तर्ज पर कौन सा ऐप बनाया है। दोस्तों यूसी ब्राउज़र जो मोबाइल ऐप है या चाइनीज़ ऐप है, और भारत सरकार ने जो 59 चाइनीज़ ऐप को प्रतिबंधित किया है उनमें से यूसी ब्राउज़र भी शामिल है। तो यूसी ब्राउज़र काफ़ी इस्तेमाल की जाने वाली ऐप है, लेकिन इसका फ़िलहाल में इसको भारत सरकार ने इसको तो प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसके निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई ऑप्शन तो ऐप बनाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार बिहार के इसमें युवक शामिल हुए हैं। इन तीनों युवकों ने आगे आकर एक मैग टैब नामक एक ऐप का निर्माण किया है। यह ऐप यूसी ब्राउज़र का जगह ले सकता है, उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है। अब यह ऐप कितना सफल होगा ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिहार के युवकों ने या बिहार के ही छात्रों ने मिलकर यूसी ब्राउज़र की तर्ज पे एक ऐप यानी कि मैग टैब का निर्माण किया है। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विद्यापति एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। दोस्तों दरभंगा जिले में विद्यापति एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके जायजा भी लिया था, और यहाँ से उड़ान अभी जस्ट शुरू होने वाला है कुछ ही अगले ही महीने। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि दरभंगा में विद्यापति इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। इसका बताने का उद्देश्य यही था कि विद्यापति इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, वह दरभंगा में स्थित है, और यहाँ से उड़ान भी अब कुछ ही दिनों के बाद पहली उड़ान भरने के लिए यहाँ पे तैयारियां भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल नया एयरपोर्ट है बिहार में। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार के पटना में एक एयरपोर्ट है। इसके अलावा बिहार में अभी कोई दूसरा एयरपोर्ट इस स्तर का नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए एक ड्रग्स है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, और इस ड्रग्स के इस्तेमाल करके कोविड-19 मरीजों का इलाज किया जाएगा। तो इसका नाम है डेक्सामेथासोन। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री पर मास्क नहीं लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों हाल ही में बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है वो बोरिसो, जो कि अभी कुछ दिन पहले एक चर्च में गए थे, वहाँ पे इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। इसके कारण वहाँ की प्रशासन ने इन पे भी जुर्माना लगा दिया है। और अगर हम देखें जुर्माना की जो राशि है उसको अगर हम देखें तो भारतीय रुपये में अगर हम देखें तो 14,000 लगभग की जुर्माना इन पे लगाया गया था, और ये बुल्गारिया के खुद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन पे लगाया गया था। इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए या फिर उसके पालन कर नियमों को पालन के उल्लंघन के कारण इनको यह जुर्माना लगाया गया है। और दोस्तों इस घटना का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पिछले दिनों किया भी था। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम वो बोरिसोव है, उन पर मास्क नहीं पहनने के कारण वहाँ की प्रशासन ने, इनके ही देश के प्रशासन ने इन पर जुर्माना लगा दिया। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं, आपसे एक प्रश्न है कि बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, और आपको बता दें कि बुल्गारिया जो कि एक बाल्कन कंट्री में आता है, और यह जो ब्लैक सी है यानी कि काला सागर है उसके तट पर स्थित है, और इसकी जो राजधानी कैपिटल है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आइए अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के किस एम्पायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में भारत के एम्पायर हैं, युवा एम्पायर है, 36 वर्ष के लगभग इनकी आयु है, नितिन मेनन इनका नाम है। ये भारत के एम्पायर है, इनको ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। और दोस्तों ये भारत के ऐसे तीसरे एम्पायर हैं जिनको एलीट पैनल में शामिल किया गया है। इसके पहले 2 और ही भारत के एम्पायर हैं जो एलीट पैनल में शामिल हो चुके हैं। उनका नाम है श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि। ये भारत के 2 एम्पायर पहले भी ICC के एलीट पैनल में शामिल हो चुके थे, लेकिन अब तीसरे जो एम्पायर हो गए हैं भारत के वे हैं नितिन मेनन। इनको भी ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद आइए दोस्तों हम देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों माइकल मार्टिन है, ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं अभी कुछ ही दिन पहले। और अगर हम देखें तो आयरलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं जो कि लियो वराडकर हैं। दोस्तों लियो वराडकर जो कि पहले खुद प्रधानमंत्री थे और माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब क्या हो गया, इन्होंने अपने पद को स्थानांतरित कर लिया, यानी कि जो माइकल मार्टिन पहले उप प्रधानमंत्री थे वे अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं और जो लियो वराडकर पहले प्रधानमंत्री थे वे अब उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी कि इन दोनों ने ही आपस में एक सहमति समझौता कर लिया है कि 2 वर्षों के लिए माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री रहेंगे और लियो वराडकर उप प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद 2 वर्षों के लिए फिर ये अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार से इनका नाम ध्यान रखना है। लियो वराडकर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और ये पहले प्रधानमंत्री थे जो कि वर्तमान में उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वे अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये 2 साल के बाद फिर आपस में एक दूसरे के पद को स्थानांतरित करेंगे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को, और ये अंतिम प्रश्न होगा, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है? तो दोस्तों ईरान वह देश है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए ईरान इंटरपोल से मदद भी मांगा है। इंटरपोल जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है और इससे ईरान ने इसकी हेल्प भी मांगी है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी में हमें मदद कीजिए। दोस्तों ईरान जो है इसकी जो राजधानी तेहरान है और ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे हैं हसन रूहानी। तो दोस्तों ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वे अच्छे नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ईरान के जो एक सैनिक कमांडर की अमेरिकी सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, आपने उस न्यूज़ को सुना होगा। तो इस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं और ईरान ने इस पर कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और इसके लिए उसने इंटरपोल से मदद भी मांगी है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उम्मीद है आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे आपके परीक्षाओं के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण हाल फिलहाल के घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों अभी आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।